ओवर सब्सक्रिप्शन का आज हमारा सेकंड सेशन है। अब हम ओवर सब्सक्रिप्शन को आज न्यूमेरिकली स्टार्ट करेंगे। एक्स लिमिटेड issued 1 lakh shares of rupees 10 each at par. Amount was payable as under. On application, rupees 4. On allotment, rupees 3. On first call, rupees 2. On second and final call, balance. Issue was oversubscribed by 80,000 shares. Board of Directors decided to make allotment as under. To the applicants for 30,000 shares, nil. To the applicants for 80,000 shares, 40,000 shares, to the applicants for 50,000 shares, 40,000 shares, balance were made full allotment. Mr. A the holder of
5,000 shares under full category failed to pay both the calls. Mr. B, the holder of 3,000 shares under pro rata category applying for 80,000 shares failed to pay final call. Journalized by opening calls in area account. ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, जितनी एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है उन एप्लीकेशन का हमें पहले एनालिसिस करना होता है। इसमें हम सबसे पहले नंबर पे एप्लीकेशंस रिसीव्ड और उसके सामने शेयर्स अलॉटेड लिख देते हैं। और हमने इस क्वेश्चन में 1 लाख शेयर्स इशू किए थे और हमारा इशू 80,000 से ओवर सब्सक्राइब हुआ, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं वो 1,80,000 आ गई और हमने शेयर जो ऑफर करे थे वो सिर्फ 1 लाख थे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन में सबको शेयर्स देना पॉसिबल नहीं था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि हम 30,000 के एप्लीकेंट्स को तो मना कर देते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट कैटेगरी रिजेक्ट की बना ली, जिसमें डिसीजन लिया गया कि 30,000 वालों को 1,80,000 टोटल एप्लीकेशंस आई हैं और 1 लाख शेयर हमने ऑफर करे थे। डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि 30,000 शेयर्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सबको तो शेयर देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो 30,000 शेयर्स को हमने शेयर्स देने से मना कर दिया। तो हमने एक रिजेक्ट की कैटेगरी क्रिएट कर ली। इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई रिमेनिंग 150 और शेयर्स हमारे पास चल रहे हैं 1 लाख। इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा हम 80,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स दे देते हैं, तो हमने 80,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स दे दिए। ये प्रोराटा की फर्स्ट कैटेगरी बन गई। इसके बाद
रिमेनिंग एप्लीकेशंस निकालें 1,30,000 और अब हमारे पास शेयर्स अवेलेबल हैं 60,000। इसके बाद हमने प्रोराटा की एक कैटेगरी और ली जहां पर हमने 50,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स दे दिए। फिर लिखा है बैलेंस वर मेड फुल अलॉटमेंट। इसके बाद जितने भी एप्लीकेंट्स बच गए उनको हमने फुल अलॉटमेंट दे दी। अब रिमेनिंग एप्लीकेशंस यहां थोड़ा सा करेक्शन करना है मुझे। 180 150 माइनस 80 गए तो 70,000 एप्लीकेशंस रह गई थी। अब ने 50 वालों को 40 दे दिए। अब 20,000 एप्लीकेशंस हैं और यहां से शेयर्स है 20। अब ने 20,000 वालों को 25,000 शेयर्स दे दिए तो ये आपकी फुल अलॉटमेंट की कैटेगरी हो गई। तो ये हो गई प्रोराटा की कैटेगरी 1, ये हो गई प्रोराटा कैटेगरी 2। अब सबसे पहले रिजेक्ट की कैटेगरी है, प्रोराटा 1 है, प्रोराटा 2 है एंड फुल अलॉटमेंट है। तो कंपनी की अलॉटमेंट की प्लानिंग है। अब जो हमारी रिजेक्ट की कैटेगरीज आती हैं या जो भी कैटेगरीज आती हैं उसको हमें आगे फर्दर कैसे एनालाइज करना है, जिनको हमने, ये आपको बात याद रखनी है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलॉटमेंट करी है, अब हम ये एनालिसिस ये मानते हुए करते हैं कि हमें सबसे एप्लीकेशन मनी तो मिल गई है लेकिन अभी अलॉटमेंट मनी और अलॉटमेंट के बाद कॉल्स करना अभी बाकी है। अब एप्लीकेशन मनी हमारे क्वेश्चन में 4 है, अलॉटमेंट मनी 3 है, फर्स्ट कॉल 2 है, सेकंड कॉल 1 है। हमारे पास 4 3 2 1 ये हमारी पेमेंट प्लान है। अब हम ये मानते हैं कि इन सब कैटेगरीज में जो भी एप्लीकेंट हैं उन सब ने एप्लीकेशन मनी पे करी है पर अभी अलॉटमेंट नहीं हुई है, क्योंकि कंपनी को जब पता लगता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो ओवर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन मनी या एप्लीकेशंस आने के बाद ही तो पता चलेगा, और एप्लीकेशन आने के बाद ही हम एनालाइज कर पाएंगे कि किस कैटेगरी को हमें बांटना है, मतलब कितनी कैटेगरीज में अलॉटमेंट को या अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड करना है और कितनों को अलॉटमेंट देनी है, कितनों को रिजेक्ट करना है, ये सब हमें यहाँ करके पता चलता है। तो कंपनी इसलिए एप्लीकेशन मनी आने के बाद और अलॉटमेंट और कॉल्स करने से, एप्लीकेशन मनी आने के बाद और अलॉटमेंट और कॉल्स करने से पहले ही एनालिसिस करती है। तो कंपनी ने देखा कि हमें 30,000 को मना करना पड़ेगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया। तो इनकी जो एप्लीकेशन मनी आएगी, इस एप्लीकेशन मनी को तो हम यहां से कर देंगे रिफंड और रिजेक्ट की मनी को रिफंड कर देंगे। जो प्रोराटा की 1 और सेकंड कैटेगरी है, इनकी एक्सेस मनी को 80 को 40 दी है तो ये प्रोराटा की कैटेगरी है, तो इनकी मनी को हम रिफंड नहीं करेंगे, इनकी हम एक्सेस मनी की एडजस्टमेंट करेंगे, ये कहते हुए कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा पैसे आपके जो आए हैं, क्योंकि हमने तो आपको पूरे शेयर अलॉट करे नहीं है, तो आपकी जो एप्लीकेशन के एक्सेस मनी हमारे पास आई है हम उसको आपको वापस नहीं करेंगे, हम वो आपकी अलॉटमेंट और कॉल्स में एडजस्ट करेंगे। सेम ऐसे ही हमने प्रोराटा 2 वाली कैटेगरी को कहा कि आपकी हमारे पास जो एक्सेस मनी आई है उस एक्सेस मनी को हम, या उस एक्सेस मनी की हम
एडजस्टमेंट करेंगे अलॉटमेंट और कॉल्स पे, आपको वापस नहीं करेंगे। और फुल अलॉटमेंट में तो ना तो हमें रिफंड करने की जरूरत पड़ती है और ना ही हमें एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है। ना तो आपको रिफंड करना है, ना आपको एडजस्ट करना है अंडर द फुल कैटेगरी। तो हमें बस इस एनालिसिस में यही ऑब्जर्व करना होता है कि कितना पैसा हमें रिफंड करना है, कितना पैसा हमें एडजस्ट करना है और कितना पैसा हमें एज एन एप्लीकेशन मनी रिटेन करना है। पर ये क्लैरिफिकेशन, ये सिर्फ इंट्रो पार्ट है आपके क्वेश्चन का आंसर का। अब जो मेन काम है हमारा ये सब देखने का कि कितना पैसा वापस करना है, कितना पैसा एडजस्ट करना है, इसके लिए हम अपने पास एक सेकंड टेबल बनाते हैं। इस टेबल का नाम होता है एनालिसिस टेबल। ये कैटेगरी फॉर्मेशन तो बच्चे प्रैक्टिस के बाद ओरली भी हो जाती है। मेन ये एनालिसिस टेबल होता है जिससे हम अपने क्वेश्चन को बहुत स्मूथली कर पाते हैं। इसमें कुछ कॉलम इस तरह से होते हैं। इसमें फर्स्ट कॉलम होता है कैटेगरी का, सेकंड कॉलम होता है इस टेबल में अप्लाइड नंबर का, नेक्स्ट कॉलम होता है इसमें अलॉटेड नंबर का, नेक्स्ट कॉलम होता है इसमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का, इसमें नेक्स्ट कॉलम होता है एप्लीकेशन मनी ड्यू का, इसमें नेक्स्ट कॉलम होता है एक्सेस मनी का, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट जो हम करेंगे एप्लीकेशन की एक्सेस मनी की, वो हम या तो करेंगे अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट पे अगर एडजस्ट नहीं हो पाई सरप्लस मनी प्रोराटा की, तो इन दैट केस हम उसको कॉल्स पे ले जाएंगे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे, और देन हम उसके बाद रिजेक्ट या जहां एक्सेस मनी बच जाएगी वहां मनी को रिफंड करेंगे। एमआर मतलब मनी रिफंडेड। ये एक एनालिसिस टेबल होता है, पर इसकी वर्किंग देखने के बाद ही समझ आता है कि इतना बड़ा टेबल क्यों है, कैसे है। देखने में थोड़ा सा हॉरिबल लगता है कि इतने सारे कॉलम्स का कैसे काम करेंगे, बट इट्स नॉट सो इजी। इट्स नॉट सो इजी, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। बीच बीच का है, समझेंगे तो समझ जरूर आएगा। कंसंट्रेशन के साथ थोड़ा बात को सुनेंगे। ये एनालिसिस टेबल, बस ये याद रखना है, ये एनालिसिस टेबल एप्लीकेशन मनी आने के बाद पर अलॉटमेंट एंड कॉल से पहले बनाया जा रहा है। एप्लीकेशन मनी आने के बाद पर अलॉटमेंट करने से पहले बनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना होता है। मींस हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद, लेकिन अलॉटमेंट का लेटर सेंड करने से पहले और कॉल्स वगैरह करने से पहले, हम एप्लीकेशन के बाद और अलॉटमेंट से पहले ही टेबल बना रहे होते हैं। मतलब एप्लीकेशन की एंट्री नहीं करनी है, एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिल गई है, देन कंपनी उसके बाद एनालिसिस टेबल बनाएगी, देन उसके बाद हम लोग अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। जितनी कैटेगरी आपने यहाँ पर ऊपर आंसर में बनाई अपने, इन कैटेगरीज को यहाँ दोबारा लिख दीजिए। फर्स्ट कैटेगरी आपने बना दी रिजेक्ट की, नेक्स्ट कैटेगरी आपने बना दी प्रोराटा की फर्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट आपने बना दी प्रोराटा की सेकंड कैटेगरी, नेक्स्ट आपने कैटेगरी बना दी फुल की कैटेगरी। रिजेक्ट की कैटेगरी में आपने 30,000 शेयर्स को आपने मना कर दिया। प्रोराटा की वन की कैटेगरी में आपने 80,000 को
40,000 दे दिए। नेक्स्ट की कैटेगरी में 50,000 वालों को 40,000 दे दिए और लास्ट कैटेगरी में 20,000 वालों को 20,000 दे दिए। ये ग्रुपिंग वही है जो हमने ऊपर एनालिसिस के टाइम पर करी है, लेकिन ये इतना रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये क्वेश्चन में भी बनी होती है। आप इसको इस टेबल में भी लिखो, इस टेबल से पहले रेड पेंसिल से मैंने ऊपर लिखो, ऊपर भी लिखो, 3-3 बार ही थोड़ी ना करना होगा। जब आप सीख जाएंगे तो ये आप डायरेक्ट टेबल में ही डाल पाएंगे, ऊपर की ग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ध्यान रहे कितना समझ आएगा। सर एप्लीकेशन अब आप 4 रुपीज है, मानकर चल रहे हैं ने भी आपके यहाँ ग्रुप की अप्लाई नंबर पे मैं 18 टू 4 lakh 20,000 ये वो अमाउंट
तो अब इसके बाद हम एप्लीकेशन मनी ड्यू कैलकुलेट करते हैं। ड्यू का मतलब होता है कि हमने जितने शेयर उनको अलॉट करे हैं या जितने शेयर हम उनको दिए हैं, उन शेयर के बेसिस पर उनकी एप्लीकेशन मनी कितनी कंपनी को मिलनी चाहिए और कंपनी कितनी रिटेन कर सकती है। कंपनी एप्लीकेशन के ऊपर उनकी भेजी गई एप्लीकेशन मनी पर कंपनी का राइट है या नहीं है, ये एप्लीकेशन मनी ड्यू होता है। तो जब आपने यहाँ पर मना कर दिया नील, तो इस 30,000 को तो आप एप्लीकेशन इनकी ड्यू बनेगी ही नहीं, क्योंकि आप इनको शेयर दे ही नहीं रहे, तो इनका अमाउंट तो एप्लीकेशन मनी का नील हो जाएगा। 80 वालों को 40 दिए, तो इनकी एप्लीकेशन मनी एज पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन 1,60,000 बनती है। 50 वालों को 40 दिए, 40 इंटू 4 इनकी एप्लीकेशन मनी भी 160 बनती है। 20 वालों को 20 दिए, 20 इंटू 4 इनकी एप्लीकेशन मनी 80 बनती है। अब ये जो एप्लीकेशन रिसीव्ड और ड्यू का अमाउंट है, इसका डिफरेंस जब निकालेंगे तो हमें एक्सेस मनी मिल जाएगा। इनकी एक्सेस मनी 1,20,000 है, इनकी एक्सेस मनी 1,60,000 है, इसकी एक्सेस मनी 40,000 है, इसकी एक्सेस मनी 0 है। कंपनी बोल रही है भाई 30,000 शेयर मांगने वालों, हमने तुम्हें शेयर नहीं दिए हैं, तो तुम्हारी एप्लीकेशन मनी तुमने 30,000 भेज तो दी, पर वो अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर तो तुम्हारे 0 हैं, तो तुम्हारी एप्लीकेशन मनी तो 0 बनेगी। तो हमारे पास आपकी एक्स्ट्रा मनी जो 120 आ गई है, ये तो हम आपको रिफंड करेंगे। यानी रिजेक्ट वाली कैटेगरी की एक्सेस मनी आपको अपने आंसर के रिफंड के कॉलम में डाल देनी है। और जो ग्रुप 2 है, उन्होंने 80,000 शेयर मांगे थे, तो उन्होंने 80 इंटू 4 320 की एप्लीकेशन मनी में दी है, 3,20,000 एप्लीकेशन पे दिए हैं, हमने उनको 40,000 शेयर्स दिए। तो हम उनको बोलेंगे भाई देखो, तुम्हें कंपनी 80 शेयर तो 80,000 तो पूरे शेयर नहीं दे पाई, कंपनी तुम्हें सिर्फ 40,000 शेयर दे पाई है, तो 40,000 के हिसाब से इंटू 4 करके तुम्हारी एप्लीकेशन मनी तो सिर्फ 1,60,000 बनती है। तो आप लोगों को क्योंकि हम आधे ही शेयर दे पाए, तो आधे शेयर की हमारे पास आपकी एक्स्ट्रा मनी आ गई, यानी 320 माइनस 160, 160 एक्स्ट्रा है। ऐसे ग्रुप 3 को हम बोल रहे हैं, आपने 50,000 शेयर अप्लाई करे, 4 रुपीज पर आपने 2 लाख कंपनी को जरूर दे दिए, पर कंपनी के पास जब आपकी एप्लीकेशन आई तो आपकी मनी 2 लाख आई है, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा है कि आपको केवल 40,000 शेयर ही मिल पाएंगे, तो 40 इंटू 4 तुम्हारी 160 एप्लीकेशन मनी बनती है। पर तुम्हें हम मानते हैं कि मिस्टर पब्लिक, आपको नहीं पता था कि आपको शेयर पूरे मिल जाएंगे। अब अनफॉर्चुनेट है कि आपको 50 का 40 ही मिल रहे हैं, तो आप लोग तो 50 की एप्लीकेशन में 2 लाख दे चुके हो, पर कंपनी ने आपको 40,000 शेयर्स दिए, तो 40 इंटू 4 160 ही आपकी एप्लीकेशन मनी ड्यू होती है। 40,000 हमारे पास आपके एक्स्ट्रा आ गए हैं। और लास्ट कैटेगरी में फुल अलॉटमेंट होने की वजह से कोई एक्स्ट्रा मनी हमारे पास नहीं आई है। अब अगर हम एक्सेस मनी के कॉन्सेप्ट को समझें, तो एक्सेस मनी का कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि एक्सेस मनी एप्लीकेशन पे आएगी ही क्यों। या तो उसका पहला कारण होगा कि किसी ने शेयर की एप्लीकेशन मनी भेजी और उसको शेयर नहीं मिले, जैसे रिजेक्ट की कैटेगरी में हो रहा है। या कंपनी बोलेगी कि भाई हम आपको प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट दे रहे हैं, पूरे नहीं दे रहे, कम शेयर देंगे, तो इनकी भी एप्लीकेशन मनी हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो या तो रिजेक्ट की एक्सेस मनी आती है या प्रोराटा की एक्सेस मनी आती है। रिजेक्ट वाली को आपने क्या कर दिया, सीधा ना अलॉटमेंट पे डाला ना कॉल पे डाला, सीधा उनकी मनी यहां से आपने रिफंड कर दी। अब आ गई प्रोराटा की बारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ कैटेगरी की भी आपके पास कोई एक्सेस मनी नहीं है। अब बची बीच की 2 कैटेगरी, इनकी एक्सेस मनी को हमने वापस नहीं करना है। अब क्वेश्चन के अंदर मैंने एक लाइन नहीं लिखी है, और वो लिखी आती है क्वेश्चन के अंदर, एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो हम एक्सेस मनी को अलॉटमेंट और कॉल में फॉरवर्ड करेंगे प्रोराटा की कैटेगरी की, पर इसके लिए हम 1 बाय 1 कर पाएंगे। अब हम पहले एक छोटी सी समझाने के लिए काम करेंगे, हम लिखेंगे प्रोराटा की फर्स्ट कैटेगरी। अब हम
हमारे पास इनकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1 लाख, इनकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,60,000 है, और ये एक्सेस मनी हमें आगे फॉरवर्ड करनी है अलॉटमेंट पर, और अलॉटमेंट के बाद भी बच जाए तो फर्स्ट कॉल पर, और फर्स्ट कॉल के बाद भी बच जाए तो सेकंड कॉल पर, और सेकंड कॉल के बाद भी बच जाए तो इनका एक्स्ट्रा पैसा वापस हो जाएगा। अब हमने जब अलॉटमेंट पे मनी एडजस्ट करनी है, अब यह एक पॉइंट दोबारा रिकॉल करना होगा कि ये एनालिसिस हम एप्लीकेशन मनी आने पर कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने पब्लिक से अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया नहीं है, वो मंगवाएंगे। पर उससे पहले हम ये जान रहे हैं कि किसकी मनी एक्स्ट्रा है जो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दें। एक्सेस एप्लीकेशन मनी किसकी है जिसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दें। तो हमें अलॉटमेंट में मनी एडजस्ट करने के लिए अलॉटमेंट का साइज तय करना पड़ता है। हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो यहाँ थोड़ा समझना होगा साइज का मतलब क्या है। आपने प्रोराटा के ग्रुप में एक बारी ऐसे लिखना होगा हमें समझाने के लिए कि 80 वालों को आपने 40,000 शेयर दिए, तो इसका मतलब आपने उनको जो अलॉटमेंट करी, जो आपने उनको अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर दिए 40 दे दिए, तो फ्यूचर में वो मांग तो 80 रहे थे पर हमने दिए 40, तो फ्यूचर में हम उनसे 40,000 शेयर्स के ऊपर ही अलॉटमेंट कॉल कर पाएंगे, और अलॉटमेंट मनी मेरी 3 रुपए की है। तो फ्यूचर में जब हम इनसे अलॉटमेंट मांगेंगे तो इनकी अलॉटमेंट का साइज या अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट 120 बनेगा। दिस कॉल्ड एज साइज ऑफ अलॉटमेंट। अब मेरी एक्सेस मनी कितनी आई हुई है? 1,60,000। तो मैं इनको बोलूंगा देखो भाइयों, आपकी एप्लीकेशन मनी हमारे पास 1,60,000 एक्स्ट्रा आई हुई है, जिसमें से हम 120 तो आपके अलॉटमेंट का साइज के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट में डाल देते हैं। तो हमने क्या करा, हमने 1,20,000 तो डाल दिए अलॉटमेंट में, क्योंकि इनकी अलॉटमेंट का अमाउंट ही 120 है फ्यूचर के लिए। अब हमारे पास अभी भी इनके 40,000 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 160 में से अलॉटमेंट साइज में तो 120 एडजस्ट हुए। अब हम फर्स्ट कॉल का साइज देखेंगे, इनका 40 इंटू 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल है, यानी इस कैटेगरी की फ्यूचर में फर्स्ट कॉल 80,000 रुपीज की साइज की होगी, यानी ये 80,000 रुपीज हमें फ्यूचर में पे करने के लिए लायबल है। हमारे पास इनकी एक्स्ट्रा मनी 40 आई है, तो हम इनकी 40,000 की एक्सेस मनी बची हुई अलॉटमेंट के बाद जो बच गई थी वो कॉल में शिफ्ट कर देंगे, यानी ये फर्स्ट कॉल में इजीली एडजस्ट हो जाएगी। अब फर्स्ट कॉल के 80 बनते हैं, 40 आ गए इस जगह से, एक्स्ट्रा मनी से 40 आ गए हमारे पास। अब जो फर्स्ट कॉल के 40 बच गए, अब ये कैटेगरी में फर्स्ट कॉल पे 40 बाकी के देगी, और सेकंड कॉल पे तो कोई मनी एडजस्ट नहीं हुई, सेकंड कॉल के पूरे पैसे देगी। तो हमने 40,000 इसमें से एडजस्ट कर दिए फर्स्ट कॉल पर, तो यहाँ कॉल में मैंने ऊपर लिख दिया फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पर ये एडजस्टमेंट कैसे करनी है, ये फ्यूचर में अलॉटमेंट और कॉल का साइज देख करके आपको मनी डालनी पड़ेगी। अब हम ऐसे ही प्रोराटा की सेकंड कैटेगरी को पिक करेंगे। इनकी एक्सेस मनी सिर्फ 40,000 है, और इन्होंने अप्लाई करे थे 50,000 शेयर, इनको हमने लॉट करे 40। तो अब हम इनकी भी एक्सेस मनी को अलॉटमेंट में डालेंगे। अब इनका अलॉटमेंट का साइज कैसे चेक करेंगे, इनको हमने शेयर दिए हैं 40,000, 40 इंटू 3 रुपीज की अलॉटमेंट है, इनका अलॉटमेंट का साइज भी 120 है, पर इनकी एक्सेस मनी का साइज केवल कितना है 40, तो इनकी एक्सेस मनी तो इजीली अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगी। इनकी एक्सेस मनी सिर्फ इतनी है, जो अलॉटमेंट के 120 अलॉटमेंट है, 120 में से 40 कवर हो रही है, रेस्ट अलॉटमेंट का अमाउंट जो 80,000 है वो इनको देना पड़ेगा,
क्योंकि इनकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी केवल अलॉटमेंट को टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000 ही कवर कर पाई है। अब इसके बाद हम इस टेबल का टोटल कर देंगे। एप्लीकेशन रिसीव का टोटल करेंगे तो 180,000 एप्लीकेशन आई थी। अलॉटेड का टोटल करेंगे तो 1 लाख शेयर अलॉट हुए थे। एप्लीकेशन रिसीव का टोटल करेंगे तो 180 इंटू 4 करेंगे तो 7,20,000 हो जाएगा। ड्यू का टोटल करेंगे तो 1 लाख इंटू 4 लाख हो जाएगा। एक्सेस मनी निकालेंगे तो 3,20,000 आ जाएगी। यहाँ एक्सेस मनी 3,20,000 की एक्सेस मनी में से 1,60,000 हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करे हैं। यह एडजस्ट करने के बाद फिर हमने आगे एडजस्ट करे हैं 40,000 और फिर बचे हुए 1,20,000 रिफंड में गए हैं। अब हमेशा ये याद रखना है कि अलॉटमेंट में एडजस्टेड, कॉल में एडजस्टेड और रिफंड में एडजस्टेड अमाउंट आपकी इसके इक्वल यानी टोटल एक्सेस मनी के इक्वल बन जाना चाहिए। और ये भाई बात याद रखेंगे, रिजेक्ट की मनी रिफंड करते हैं, प्रोराटा की मनी एडजस्ट करते हैं, फुल में एडजस्टमेंट और रिजेक्ट की रिफंड की प्रॉब्लम नहीं आती है। हम अपना मेन टेबल बनाएंगे जिससे सारी एंट्री हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगी। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। शेयर कैपिटल, कंपनी वॉज इंटेंडेड टू इशू ओनली 1 लाख शेयर। वो तो पब्लिक कह रही थी कि 1,80,000 एप्लीकेशन पब्लिक ने भेजी है, पर कंपनी के पास तो 1 लाख से ज्यादा शेयर ही नहीं थे। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट हो गया 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हो गया एडवांस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो अलॉटमेंट मनी एडवांस आई है हमारे पास, ये 1,60,000 अलॉटमेंट में एडवांस दिखा दीजिए। जो मनी कॉल में डाली है ये कॉल में एडवांस दिखा दीजिए। दिस इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट इन एडवांस एंड कॉल्स इन एडवांस, दो जगह एडवांस जा रहा है। फिर आप इसके बाद एरियर लिखिए ए का और बी का। ए के पास 5,000 शेयर हैं, बी के पास 3,000 शेयर हैं। इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, इसने केवल फाइनल कॉल नहीं दी। 5 इंटू 2 10,000, 5 इंटू 1 5,000, 3 इंटू 1 3,000। इसके बाद आप इसका अमाउंट निकाल दीजिए। इसके बाद आप बैंक अमाउंट निकाल दीजिए। अब बैंक अमाउंट कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एप्लीकेशन तो हमारे पास आई थी 180,
इंटू 4। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में एप्लीकेशन की जो मनी होती है वो हमेशा एप्लीकेशन के ड्यू अमाउंट से ज्यादा होती है, और वो हम यहां से समझेंगे। एप्लीकेशन मनी आई थी 7,20,000, जबकि केवल ड्यू कितनी हो सकती है, ड्यू कितनी थी, 4 लाख। अब आप ये देखेंगे कि जो एप्लीकेशन का ड्यू अमाउंट है, हमने तो 1 लाख शेयर इशू करे थे, इंटू 4 करके 4 लाख बनता है। जिसने अप्लाई 180 करा था, पब्लिक ने 180,000 अप्लाई करे थे, तो उन्होंने एप्लीकेशन में 720 भेज दी। तो हम पब्लिक को तो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते थे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि हमें क्या पता कि पब्लिक में कितने शेयर आएंगे, कितनी डिमांड आएगी, पब्लिक कितने शेयर अप्लाई करेगी। वो तो कुछ भी मांग सकती थी। वो तो 1 लाख शेयर इशू करते तो हो सकता है एप्लीकेशन 10 लाख भी आ सकती थी। हमारे एग्जाम्पल में 180 आई है, तो पब्लिक ने 180,000 एप्लीकेशन अप्लाई करी है, 180,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन सेंड करी है, तो ने 720 कंपनी के बैंक में जमा करा दी है। कंपनी बोले भाई तुम जमा जितने भी कराओ, 720 जमा कराओ चाहे जितने भी जमा कराओ, हमारी एप्लीकेशन मनी तो, या हमारी एप्लीकेशन प्राइस तो 4 लाख ही रहेगा, क्योंकि शेयर तो हम 1 लाख ही देने वाले हैं तुम्हारे को। तो जितनी तुम जमा कराओगे और जितनी हम रख सकते हैं, उसका साइज 3,20,000 के डिफरेंस के बराबर का है। वही 3,20,000 हमारे पे एक्स्ट्रा आया है, वो हमने प्रोराटा वाला को तो एडजस्ट कर दिया है और रिजेक्ट वालों का रिफंड कर दिया है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव 720 और ड्यू का डिफरेंस एक्सेस मनी के बराबर होगा, जो हम एंट्रीज में अब रिकॉर्ड करेंगे। अब अलॉटमेंट ड्यू करनी है, 3 लाख रुपए की अलॉटमेंट है, 1,60,000 एडवांस पहले ही आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मनी पहले एडवांस आ गई तो दोबारा तो देंगे नहीं, तो अलॉटमेंट में 3 लाख रुपए बनते हैं, 1,60,000 पहले ही एडवांस आया हुआ है, आपके पास 1,40,000 रुपए रिसीव होंगे। यानी आपकी जो मनी आएगी यहाँ पर वो 1,40,000 आएगी। और फर्स्ट कॉल की जो मनी है वो 2 लाख ड्यू होती है, 2 लाख में से 40,000 एडवांस आया हुआ है और 16,000 का एरियर हो रहा है। तो फर्स्ट कॉल की जो मनी रिसीव होगी वो 2 लाख माइनस 40 माइनस 16 160 माइनस 14 1,44,000 हमें फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगी। ऐसी सेकंड कॉल मनी डी हुई है 1 लाख, 1 लाख में से एडवांस आ गया था, सेकंड कॉल पे एडवांस नहीं है, सॉरी, सेकंड कॉल पे एरियर है 5,000 का ए का, और बी का एरियर है 3,000 का। आपके पास जो अमाउंट रिसीव होगा वो 92,000 है। दिस इज द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब हम इसके बेसिस पे एनालिसिस टेबल बना लिया। अब हम ऊपर वाले टेबल को ड्रॉप करेंगे, नीचे वाले टेबल से हम लोग जनरल एंट्रीज बनाएंगे। फिर भी कोशिश करते हैं कि दोनों टेबल को यूज करना बताएंगे। अभी एक बात थोड़ी देर के लिए रटेंगे कि जो एप्लीकेशन की जो 2 एंट्री हैं पहली, जो एप्लीकेशन की जो 2 एंट्री हैं पहली, वो तो होंगी इस पिंक वाले टेबल में से, रेड टेबल में से, और बाकी की एंट्री अलॉटमेंट कॉल की होंगी नीचे वाले टेबल से। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं कैसे, सुनिएगा ध्यान से। हमारी फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब टेबल का यूज कैसे करना है ऊपर वाले का वो सुन लीजिए। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है यहां से 7,20,000। नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 720, वो तो यहीं से उठा लेंगे आप, ध्यान से सुनेंगे अब। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये 4 चीजें अपने आंसर में डालिए। अब यहां से एप्लीकेशन का अमाउंट ड्यू वाला लीजिए, 4 लाख रुपीज आपके कैपिटल के बनते हैं ड्यू। अब 720 और 4 लाख का डिफरेंस मेजर कीजिए तो 320 है। 320 में से हमने 160 कहां डाले थे, अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट वाला एडवांस डाल दीजिए।
40,000 डाले थे कॉल्स इन एडवांस के, 40,000 कॉल्स इन एडवांस में डाल दीजिए, और 1,00,000 वीजा रिफंड करा था, 1,00,000 वीजा रिफंड में डाल दीजिए। यानी ऊपर वाला एनालिसिस टेबल से एंट्री बनी 720 एप्लीकेशन के ड्यू हुए 4 लाख, 160 अलॉटमेंट में गए, 40 कॉल एडवांस में गए और 120 रिफंड हो गए। ये आपकी ऊपर वाले टेबल के टोटल से मैंने एंट्री बनाई है। अब हम इस टेबल का यूज करेंगे सेकंड वाली टेबल का, पर एप्लीकेशन की एंट्री तो इस पिंक वाले टेबल से हो गई। अब हम एंट्री करेंगे अलॉटमेंट से स्टार्ट। तो अलॉटमेंट वाले एरिया को हम ओपन रखते हैं अपनी स्क्रीन पे यहां से। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट का जो अमाउंट ड्यू है वो 3 लाख है। अलॉटमेंट का जो रिसीव्ड अमाउंट है वो आप बैंक वाले कॉलम में जाके देखिए, अलॉटमेंट का रिसीव्ड अमाउंट 1,40,000 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1,40,000। यहाँ नीचे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट टोटल 3 लाख की बनती थी, इसमें से 1,60,000 तो हम पहले ही एक्सेस में लेकर क्रेडिट दिखा चुके हैं। तो अब आपकी जो अलॉटमेंट मनी का साइज बनता था रिमेनिंग, वो 1,40,000 आया, और वो बनता भी 1,40,000 ही था। ये 1,60,000 हम इसलिए माइनस कर देते हैं क्योंकि ये मनी हमें पहले ही एप्लीकेशन टाइम पर एडवांस में मिल चुकी थी। तो अब रिमेनिंग अलॉटमेंट का अमाउंट 140 था। अलॉटमेंट में मैंने कोई एरियर दिया नहीं है, तो अलॉटमेंट का रिसीव्ड अमाउंट भी कितना आ जाएगा, 1,40,000 आ जाएगा। अब इसके बाद कॉल्स की एंट्री ड्यू कर लीजिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका जो अमाउंट ड्यू है वो 2 लाख है। यहां से रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1,44,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख। अब ये जो आपने डिफरेंस डाला है 2 लाख और 140 का, 40,000 रुपीज आपके पास कॉल्स इन एडवांस आ गया था। तो कॉल्स इन एडवांस का रूल होता है, जब वो आता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, जब उसकी एडजस्टमेंट की बारी आती है तो वो डेबिट होता है। तो कॉल एडवांस अकाउंट यहाँ से क्रेडिट था, अब यहाँ डेबिट हो गया। और अब कॉल्स इन एरियर जो ए ने नहीं दिया हमें कॉल की मनी, वो माइनस कर दीजिए। टेबल पे ए का एरियर लिखा हुआ है 10,000 रुपया, तो इसका कॉल इन एरियर आ गया आपका 240, 2 लाख माइनस 40, 160, 160 माइनस 10। ये अमाउंट थोड़ा गलत हो गया है, वो 16 ले लिया गलती से, वो 10 है, तो इसको करेक्ट कर रहा हूं मैं आपके पास। ये अमाउंट आपका 10,000 है। तो अलॉटमेंट मनी की जो रिसीव का अमाउंट है वो अमाउंट आपका बनेगा 1,50,000। अलॉटमेंट रिसीव का अमाउंट आएगा 150, कॉल्स इन एडवांस आएगा 40, कॉल्स इन एरियर आएगा 10,000। आई रॉन्गली कंसिडर्ड और आई हैव रॉन्गली रेड इट एज 16, इट इज 10। ये जो अमाउंट है आपका यहाँ पर ये 10,000 है, मैंने गलती से 16 मिसरीड कर लिया था। इसके बाद इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट आपका ड्यू का आ जाएगा 1 लाख। अब इसको रिसीव करेंगे
तो ये अमाउंट आपका डेबिट का आ जाएगा 92,000, 2 शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 लाख, 8,000 जो डेबिट में बच गया ये हो जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और यहाँ आकर के क्वेश्चन एंड हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन एट पार किया है हमने, एट प्रीमियम में कुछ नहीं करना होगा, एट प्रीमियम का भी कोई डिफरेंस नहीं है, बस प्रीमियम का जब क्वेश्चन होता है तो एंट्री के अंदर हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिखा देते हैं, इसके अलावा और कोई रोल प्रीमियम का नहीं होता है। और वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में लेंगे अब।